बच्चों, हेलो क्लास, वेलकम टू योर न्यू ऑनलाइन क्लास। आपका इस साल का पहला ऑनलाइन वीडियो, ठीक है। आपको सबसे पहले बधाई हो, आप जो न्यू क्लास में पहुँचे हो। और इन दोनों जो माहौल है बच्चों, उससे आपको पता है कि ऑफलाइन क्लास लेना अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है। कारण आप सबको पता है, कोरोना के कारण कि क्लासरूम में जो है बच्चों का जो है सोशल डिस्टेंसिंग ना हो पाना, ठीक है। कोरोना का बढ़ता जो अपन देख ही रहे हैं जो प्रभाव है, उससे आप सबको बचाने के लिए इस तरह से सरकार ने कोशिश की है ऑनलाइन क्लास की। और आपकी पढ़ाई का नुकसान भी ना हो, इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है ताकि आप घर बैठे अपनी स्टडी कर सकें। तो बच्चे, जब स्टडी की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, तो ये पढ़ाई के वीडियो देखने से नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको वीडियो में जो कहा जाता है उसको ध्यान से सुनना है, जो होमवर्क दिया जाएगा उसको करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपना बुक्स का सेट जो है लेके रख लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि बुक्स होंगी आपके पास तो देखिए नई नई बुक्स पढ़ने में बच्चों का मज़ा भी आता है, अच्छा लगता है। आपको खुद को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई नई बुक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इस बार सिलेबस में क्या चेंज हुआ है या क्या नई चीज़ है। तो बुक्स आपके पास रहेगी तो आपको जो है पढ़ने की इच्छा भी जो होगी। दूसरी बात, बुक्स को आप पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे चैप्टर भी जो हम समझा रहे हैं वो भी सुनेंगे, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आपको एक तो जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है, सारे वीडियोस को। फिर उस वीडियो में जो चैप्टर के बारे में बताया गया उस चैप्टर को घर में पढ़ना है, लर्न करना है। फिर इस वीडियो के एंड में जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है या जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है उसको कॉपी में करना है। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपनी बुक्स ला के रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, अपनी कॉपीज़, नई कॉपी बनानी है आपको। जितने बुक्स हैं आपके, मैं अपने सब्जेक्ट की बताती हूँ। जैसे सामाजिक में तो 2 बुक है, 3 बुक है, 4 बुक है, जो भी हैं, तो हर बुक की एक अलग अलग कॉपी आपको बनानी होगी। तो अभी तो जो शुरुआत कर रहे हैं अभी एक ही कॉपी से करेंगे हम। उस एक कॉपी में, रफ कॉपी में काम नहीं होगा, काम आपको फेयर कॉपी में ही करना है। और कॉपी में काम सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, साफ सुथरे अक्षर हों, आपकी कॉपी भी अच्छी साफ सुथरी हो, मतलब सिस्टम से काम आपका जो है वो होगा, ताकि आपके पास क्या है कि एक कॉपी में काम भी बना रहेगा आपका और आपको बाद में लर्न करने में दिक्कत भी नहीं होगी। वीडियो जो आपको भेजा जाएगा उस वीडियो को रोजाना आपको देखना भी है। अब बच्चों, हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो आज हम एक बेसिक चीज़ से कर रहे हैं। मैं आपकी सामाजिक की नई टीचर, ठीक है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो जानते हैं मुझे, जो नए बच्चे अभी आ रहे हैं उनको मैं अपना परिचय दे रही हूँ। तो मैं आपको बच्चों सामाजिक ज्ञान पढ़ाऊँगी, एसएसटी, सोशल स्टडी। और उसमें हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें शुरुआत में बच्चों हम अभी अपने केवल देश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी अपने देश के बारे में जानकारी नहीं है। अब अपने देश की अगर अपन बात करते हैं तो देश का तो बहुत सारा हमको जानकारी का जो है यहाँ पर जानना होगा, पता करना होगा, पर हम पूरा नहीं, जितना हो सकता है आपसे संबंधित, सिलेबस से संबंधित जो भी है, या हम कह सकते हैं एक सामान्य परिचय जो है उसकी जानकारी यहाँ पर हम लेंगे। तो ये जो है हमारी भौगोलिक स्थिति भी देखेंगे हम, कुछ राजनीतिक स्थिति भी देखेंगे कि देश में क्या स्थिति है, ठीक है। तो उन सब की जानकारी, तो इसको आप गौर से ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये जो अपना देश है जिसका हम भारत नाम कहते हैं, तो ये जो देश है अपना, इसके जो नाम है, एक तो आधिकारिक नाम इसका है ही भारत। आप मेरी देखिए वॉइस पे भी ध्यान से सुनिए उसको। भारत गणराज्य, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत एक गणराज्य के रूप में ही है। हमारे यहाँ पे बच्चों संसदीय सरकार है। अब अगर अपन पूरे विश्व की बात करते हैं तो आप सभी को पता है पूरे विश्व में जो स्थलीय भाग हैं, ठीक है। देखिए 2 तरह के होते हैं स्थलीय भाग, एक छोटे और एक बड़े। अब ये जो पृथ्वी आप सबको पता है कि जल से घिरी हुई है। आप जो नीला रंग देखते हैं वो नीला ग्रह क्यों कहलाता है पृथ्वी,
को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जल से मतलब जल का पोर्शन जो है यहाँ पर ज़्यादा है। अब इसमें भी जो जल से घिरे हुए स्थलीय भाग हैं, जो छोटे भाग हैं, उनको कहते हैं द्वीप, और ये जो बड़े भाग होते हैं उनको कहते हैं महाद्वीप। अब महाद्वीप में जो 7 महाद्वीप हैं विश्व में, अपन पूरी जो पृथ्वी की बात करते हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। हम बात कर रहे हैं बच्चे भारत की, हम पहले पूरे विश्व में देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर भारत है, फिर उस भारत में हम वहाँ पहुँचेंगे। तो विश्व के जो बड़े 7 महाद्वीप हैं उनमें एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा, उसके दक्षिण मध्य में भारत की स्थिति है। बाद में मैं आपको मैप के जरिए भी समझाऊंगी, मैप का भी क्वेश्चन भेजूंगी, अभी तक केवल आपको मैं बोल करके ये समझा दूँ। तो भारत जो है ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो विश्व के नक्शे में भारत की एक अलग स्थिति दिखाई देती है। भारत एक अपनी विशालता के कारण, और चूंकि ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, तो ये एक अलग ही उप महाद्वीप के रूप में, सब कॉन्टिनेंट जिसको अपन कहते हैं, एक रूप में अलग ही उभर करके और विश्व के नक्शे में दिखाई देता है। तो अभी हमने बात की, एक तो होते हैं छोटे स्थान जिसको अपन कहते हैं द्वीप, और एक बड़े होते हैं वो होते हैं महाद्वीप। इसके अलावा होते हैं महासागर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारत है इसको प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब प्रायद्वीप कैसे? प्रायद्वीप बच्चों वो जगह होती है, जैसा भी मैंने बताया द्वीप, ये भी जल से घिरे हुए पर छोटे जमीन है, और एक महाद्वीप जो बड़ी जमीन है वो भी जल से घिरी हुई। पर अगर अपन यहाँ थोड़ा सा रफ नक्शा में बता रही हूँ, इस तरह अगर अपन देखते हैं भारत की स्थिति, तो ये जो 3 क्षेत्र हैं भारत के, अगर अपन दक्षिण का हिस्सा देखते हैं तो ये जो दक्षिणी भाग है बच्चों, ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो जो क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरे हुए होते हैं उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत जो है एक प्रायद्वीप के रूप में जो है दिखाई देता है, उप महाद्वीप के रूप में दिखाई देता है। तो इसके विश्व में एक अलग ही जो है रचना या उसकी अलग ही आकृति जो है वो दिखाई देती है, जो इसको उभार करके लाती है, उभर करके दिखती है। आप देखते हैं कि भारत ही जो है, अब आपने देखा होगा, छोटी क्लास से पढ़ा होगा, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, जो पूरे जाल बना हुआ होता है, ग्रिड जिसको हम कहते हैं, जो आड़ी रेखाएं हैं पृथ्वी पर जो खींची जाती हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी तक हमने एक गोल रूप लिया, तो एक तो देखिए बच्चे ये आड़ी आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं इस तरह से, ठीक है। इसको पहले से गोलाई में भी खींच सकते हैं क्योंकि पृथ्वी में यहाँ पे ये गोलाई में इस तरह से, और एक जो रेखा है इस तरह से ऐसे ऐसे खींची जाती है इस तरह। ये क्या हो जाता है, पूरा एक जाल बन जाता है, ठीक है, पूरे ग्रिड जैसा बन जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे भारत का जो विस्तार है ऊपर से लेकर नीचे तक कैसा है, और आड़े में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो चूंकि ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है और इसका अक्षांशीय विस्तार है यहाँ से यहाँ तक, ये जो अपन देख रहे हैं, ये जो बीचों बीच से देखो पृथ्वी के बीचों बीच से तो गुजरती है भूमध्य रेखा। तो हम भूमध्य रेखा से ऊपर हैं या भूमध्य रेखा से नीचे है हमारे भारत की स्थिति, या हमारे यहाँ से कौन सी आड़ी रेखा जाती है, इस तरह से अगर अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं बच्चों, तो इसका विस्तार जो है, एक तो हम हैं बच्चों उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 हिस्से में बांट देती है। ये ऊपर का हिस्सा तो कहलाता है बच्चों उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे पहली बात तो हम आते हैं यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। फिर जब हम इन रेखाओं की बात करते हैं, इस तरह से जो रेखाएं खींची गई हैं, और एक यहाँ से रेखा खींचती है, तो हम बच्चे यहाँ पर आते हैं इस वाले पोर्शन में, वह उत्तरी गोलार्ध में भी पूर्वी भाग में। तो अक्षांशीय विस्तार में हमारे उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखते हैं ऐसे आड़े आड़े रेखाएं खींचते हैं, तो हम कौन से गोलार्ध में आ रहे हैं, ऊपर वाले में, उत्तरी गोलार्ध में। और जब हम ऐसी ऐसी रेखाएं खींचते हैं इस तरह की, तो हम इस वाले हिस्से में आते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ से जो अपनी पहली है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अक्षांश रेखा है, और यहाँ से जो रेखाएं खींचती है वो आपको एक बार मैप के जरिए और समझाऊंगी मैं, अभी तक केवल आपको सामान्य जानकारी दे रही हूँ। तो ये जो है हम आप समझ लें उत्तरी गोलार्ध में है,
क्योंकि पृथ्वी जो है मान लीजिए इसके बीच से एक रेखा खींची गई है, भूमध्य रेखा, तो इसने पृथ्वी के 2 हिस्से कर दिए। तो ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला जो है दक्षिणी गोलार्ध। तो हम उत्तरी गोलार्ध में तो हैं, ठीक है, पर जब हम एक लाइन बीच से ऐसी लंबी ऐसी भी खींच देते हैं तो फिर ये पृथ्वी के 4 हिस्से हो गए, 2 ऐसे और 2 ऐसे। तो हम इस वाले हिस्से में जो है यहाँ पर है, ये हमारा अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कहलाता है। अक्षांश रेखाएं ने जो आड़ी खींची जाती हैं और देशांतरी रेखाएं जो लंबाई में खींची जाती हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी विस्तार मार्ग जो है वो पूर्वी गोलार्ध में माना जाता है। ये हमारा विस्तार है। फिर हम अपने देश की बात करें कि हमारे देश का विस्तार कैसा है, कितने किलोमीटर लंबाई, कितने किलोमीटर चौड़ाई है हमारी, क्या स्थिति है। तो अगर अपन उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखते हैं, उत्तर में आपको पता ही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर लास्ट में कन्याकुमारी तक, यहाँ तक हम 3214 किलोमीटर की हमारी जो है लंबाई है इस तरह से। और पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व में आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, यहाँ तक हमारा जो विस्तार है 2933 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं कि भारत के पास जमीन वाला हिस्सा कितना है और समुद्र तटीय तट रेखा जो समुद्र से जुड़ी हुई है वो रेखा कितनी है। तो जमीन हमारी 3214 है और तट रेखा जो है बच्चों ये 7516.6 जो है किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। ये हमारा विस्तार है कि एक तो हम कैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, इसके अलावा कितनी हमारे पास ज़मीन है और कितनी हमारे पास तट रेखा मतलब समुद्र तटीय हिस्सा हमारा आता है। अब हम अगर बात करते हैं कि भाई भारत जो है ये भूमध्य रेखा से ऊपर आ रहा है, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ कि जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करें यहाँ पर, है ना, तो ये पहले तो हमने बात की इस तरह से कि ये हम उत्तरी गोलार्ध में, पर जब भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजर रही है, सबको पता है बच्चों को, भारत के बीच से, एक तो देखो पृथ्वी के बीच से, पृथ्वी के बीच से तो भूमध्य रेखा और भारत के बीच से कर्क रेखा। तो अगर पृथ्वी की जो रेखा विषुवत रेखा उसने पृथ्वी के 2 हिस्से कर दिए हैं, तो कर्क रेखा ने भी भारत के 2 हिस्से कर दिए हैं, एक उत्तर का भारत और एक दक्षिण का भारत। और यहाँ पर दोनों जगह जो है अलग अलग जो हम देखते हैं जलवायु की स्थिति। तो जो कर्क रेखा से ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर हम कह सकते हैं शीतोष्ण, समशीतोष्ण, उप या उप शीतोष्ण, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, लेकर सामान। पर जब हम दक्षिण के हिस्से में आते हैं तो आपको पता है ये राज्य बहुत गर्म राज्य है। क्यों राज्य? क्योंकि जो भारत के दक्षिण से हिंद महासागर से भूमध्य रेखा गुजर रही है, इसकी वजह से यहाँ पर तापमान में उष्णता पाई जाती है। उष्णता यानी गर्मी, गर्म तापमान। इसलिए उत्तरी हिस्सा तो है उपशीतोष्ण और दक्षिणी हिस्सा है उष्ण, मतलब बहुत गर्म वाला हिस्सा यहाँ पर माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई भारत की आकृति कैसे दिखाई देती है, क्या भारत गोल दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है। तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय, मतलब चारों कोने में आप देखते हैं इसी आकार में ये बना हुआ है, चतुष्कोणीय ये भारत की स्थिति है। फिर अगर हम देखते हैं पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, क्षेत्रफल जो है उनका, उनके पास जो ज़मीन है, उनका जो एरिया है, उसके आधार पे भारत बच्चा आता है 7वें नंबर पे, ठीक है, 7 नंबर पे भारत आता है, मतलब भारत से बड़े 6 देश और हैं। फिर हम बात करते हैं कि भारत जनसंख्या के मामले में, ये सब बच्चों को पता है कि जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे बड़ा देश जो आता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो है चीन। हमारा नंबर आता है दूसरा। तो हम जनसंख्या के मामले में किस नंबर पे आते हैं? दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब हमने अभी बात की कि भारत के बीच से गुजरती है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा गुजरती है, मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रेखा गुजर रही है। तो ये जो रेखा जा रही है, हम देखते हैं गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक जो पूरी कैसे हमारी जो भारत की स्थिति है। तो यहाँ से कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजर रही है? तो बच्चों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन से हैं? अगर
जहाँ तक मैं समझती हूँ सब बच्चों के पास नक्शे हैं, तो आप उन नक्शों को गौर से देखिएगा। मैं आपको नक्शा बनना भी बताऊंगी, नक्शे में आपको सब राज्य भी बताऊंगी, पर वो एक एक करके धीरे धीरे। अभी तो हम केवल एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं भारत का, एक सामान्य जानकारी। तो कर्क रेखा जिसको हम दर्शाते हैं 23.5 डिग्री उत्तर से, ये हमारी अक्षांश रेखा का नाप है, मान ली 23.5 डिग्री उत्तर। तो ये जो कर्क रेखा भारत से गुजर रही है, ये कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं ये? जो कि भारत के मध्य से गुजरती है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, लोग इतना स्पेस नहीं था, तो आप इसको नाम ध्यान से सुन लें। सबसे शुरुआत अपन करते हैं गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान में बच्चों एकदम से नजर नहीं पड़ती है, अगर अपन ध्यान से देखें ना तो हमें एक बार लगता है कि शायद गुजरात के बाद सीधे मध्य प्रदेश पहुंच जाती है। तो अगर अपन देखें ध्यान से तो आपके सबके नक्शे में कर्क रेखा अपने आप बनी हुई होती है। तो राजस्थान का बिल्कुल जो दक्षिणी हिस्सा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिसके दक्षिणी जिले हैं, वहाँ से ये होती हुई गुजरती है। तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो एक हिस्सा अलग हुआ था राज्य छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये 8 राज्य थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। ये 8 राज्यों से यहाँ से होती हुई गुजरती है। तो ये तो हमने बात कर ली कि भाई भारत की भी से ये रेखा गुजर रही, कर्क रेखा। तो ये जो रेखाएं हैं पृथ्वी पर खिंची, इसमें भारत के यहाँ से गुजर रही कर्क रेखा। ठीक है, तो क्या ऐसी जो लाइनें खींच रही है वो भी भारत में से कोई से होकर गुजर रही है? तो भारत से ये ऐसी लाइन जो होकर गुजर रही है, वो जो मानक रेखा है, देशांतर रेखा जो है, प्रमुख मानक रेखा या प्रमुख देशांतर रेखा जिसको हम कहते हैं, उसका मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्योंकि अभी अपने कहा था ना भारत पूर्व में है, तो भारत से यहाँ से जो एक रेखा लाइन से गुजर रही है वो इलाहाबाद, नाम सुना है आप लोगों ने? इलाहाबाद के पास एक नैनी जगह है, वहाँ से ये प्रमुख देशांतर जो है वो गुजरती है। अब अगर हमने बात की कि भाई ये कर्क रेखा इतने राज्य से गुजर रही है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं से गुजर रही होगी ना। ये जो लंबाई में आ रही है रेखा, ये भी तो कुछ राज्यों को कवर कर रही होगी, कहाँ से होकर कहाँ जा रही है? तो बच्चों ये जो जा रही है, ये जा रही है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से होती हुई ये गुजर रही है। तो एक तो हो गई कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है, और एक हो गई ये ऊपर से देशांतर रेखा, ये कहाँ से गुजर रही है। अब ये जो रेखा है ना बच्चों, ये इसका मान देखा जाता है। अगर अपन पूरी पृथ्वी का देखते हैं तो पृथ्वी के बीच से जो प्रमुख, हमने अभी बात की थी ना यहाँ पर कि पृथ्वी को जो कैसे करके 2 हिस्से में बांट रही है, किस तरह से पृथ्वी को, तो इसकी जो बीच वाली है उससे हमारे जो ग्रीनविच समय वाला है कितना आगे है या पीछे, तो बच्चों ये प्लस में है, प्लस 5.5। मतलब ये जो प्रमुख देशांतर है जो पृथ्वी के बीच से गुजरी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि पृथ्वी से आड़ी में तो जो बीचों बीच गुजरती है वो तो है 0 डिग्री। ये जो आड़ी खींची गई जिसको अपन कहते हैं अक्षांश, जो है भूमध्य रेखा, पर ऐसे ही 0 डिग्री जो ऊपर से गुजर रही है यहाँ से ऐसे में, उसको नाम दिया है ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच से हमारी जो रेखा है, हमारा भारत के बीच से जो गुजर रही है, ऐसी आड़ी आड़ी जो रेखा है ना बच्चों, तो भारत से जो गुजर रही है वो इस रेखा के टाइम से 5.5 घंटे आगे। मतलब अगर आप इस रेखा से पार जाएंगे तो हमारा जो देश है उसका समय यहाँ की घड़ी से 5.5 घंटे आगे होगा। तो ये हमारा ग्रीनविच जो है, मध्य वाली जो है, उससे हम 5 घंटे और 30 मिनट जो है वो आगे है, प्लस में आ जाता है अपना टाइम। और वैसे बच्चों जो देश ग्रीनविच के इस तरफ है उनका समय घट जाता है, और जो देश इस तरफ है ग्रीनविच के उनका प्लस हो जाता है। तो ये यहाँ पर आपको बताया गया। अब आपको भारत की स्थिति मालूम है कि भारत, अभी मैंने बात की, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो 3 ओर से वो जल से घिरे हुए क्षेत्र कौन से? तो अगर हम बात करते हैं इस तरह से, तो ये मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर तो है अरब सागर पश्चिम में, ठीक है,
पूर्व में आ जाती है बंगाल की खाड़ी और साउथ में आ जाता है हिंद महासागर। ये अगर अपन कहें कि विश्व में एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो देश कौन सा है? भारत। भारत को हिंदुस्तान भी अपन कहते हैं। तो हिंद महासागर ये एक ऐसा इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। तो ये हिंद महासागर यहाँ पर है। फिर हम बात करते हैं कि भारत जो है, अगर अपन भारत की बात करें इस तरह से, ठीक है, तो ये जो भारत है, तो यहाँ पर इसके जो हम कहते हैं 4 हिस्से कर लेते हैं बच्चों पर। ये 4 हिस्से मतलब यहाँ पर भारत का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा? उत्तर में, मतलब कहाँ से भारत स्टार्ट है, यहाँ पे भारत, अपन कहते हैं ना यहाँ से यहाँ तक अंतिम बिंदु कौन से हैं, और यहाँ से यहाँ तक अंतिम बिंदु कौन से। बच्चों को जानकारी नहीं होती है, उत्सुकता भी कई बच्चों को होती है कि भाई भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो हम इसके 4 बिंदु देखते हैं, एक तो उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पश्चिम में और एक पूर्व में, 4 दिशाओं में। तो 4 दिशाओं में अंतिम बिंदु कौन सा है, कहाँ तक भारत है। जैसे अपने घरों की बाउंड्री होती है ना बच्चों, कि हमारा घर यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर अपना मेन गेट आ जाता है, बस इसके बाद फिर, या हमारी सीमा यहाँ तक है, फिर इसके बाद हमारे पड़ोसी का देश जो है घर शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब हम अपने घर की बाउंड्री देखते हैं तो देश की बाउंड्री तो होती है कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर अपन देखें बिल्कुल लास्ट में, मतलब ऊपर नॉर्थ में देखते हैं अगर अपन, सबसे अंतिम जो हमारा, तो वो लद्दाख में है। इंदिरा कॉल के नाम से उसको जाना जाता है, लद्दाख में इंदिरा कॉल, नॉर्थ में। फिर दक्षिण में भी इसी नाम से इंदिरा पॉइंट। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें जो ग्रेट निकोबार है वो इसका इंदिरा पॉइंट अंतिम बिंदु है, जहाँ से जहाँ तक। मुख्य बिंदु तो अपना मुख्य भूमि पे है ही, कन्याकुमारी, ये अगर अपन कहते हैं यहाँ पर। अगर आपको ध्यान है यहाँ पे अपने जो है अंडमान निकोबार बने हुए हैं द्वीप समूह, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो अंडमान निकोबार का जो अंतिम बिंदु है यहाँ पर, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो उत्तर में हमने देख लिया लद्दाख में, ठीक है, यहाँ पर अंतिम बिंदु जिसको इंदिरा कॉल नाम दिया, नीचे इंदिरा पॉइंट। फिर हम आते हैं पूर्व में, तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह किविथु यहाँ पर जो है इसका सबसे अंतिम पॉइंट है। और अगर अपन जाते हैं पूर्व में यहाँ पर गुजरात में, तो यहाँ पे गौर मोता जो है इसका अंतिम बिंदु है। तो 4 दिशाओं में हमारे भारत की स्थिति यहाँ से यहाँ तक जो है वो बनी हुई है। पश्चिम में अपने अरब सागर है, पूर्व में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। देखिए यहाँ पे सारे, यहाँ पे हमने पूर्व में बताया अरुणाचल प्रदेश किविथु, और ये पश्चिम में गुजरात पश्चिम में, ये पूर्व है बच्चों अरुणाचल प्रदेश, और ये पश्चिम में गुजरात, ठीक है। तो पश्चिम में यहाँ पर अरब सागर है, पूर्व में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर। इसको अपन यहाँ देख लेते हैं फिर से कि भारत के जो दक्षिणतम हिस्से 3 ओर से जल से घिरे हुए, तो ये तो हो गया अपना अरब सागर पश्चिम में, पूर्व में हो गई बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर हो गया हिंद महासागर, ठीक है। ये दिशाओं का ध्यान रखना। इस तरह से हमने यहाँ पर दिशाएं देख ली। 4 दिशाओं में जो है कि उत्तर में ये हो गया लद्दाख वाला हिस्सा इंदिरा कॉल, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, फिर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश किविथु, और पश्चिम में गुजरात गौर माता, ये यहाँ पर स्थित है। तो ये तो अपना एक थोड़ा सा छोटा सा भौगोलिक परिचय कि भारत कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, इसका विस्तार कितना कितना है, क्या है। फिर हम जब बात करते हैं बच्चों इसकी राजनीतिक स्थिति, मतलब देश के भीतर की स्थिति, अगर अपन देखते हैं कि भाई भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपने भरे होंगे कभी राज्य नक्शे में, काम किया होगा आपने। तो भारत में जो राज्य हैं बच्चों, हम वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, तो 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कई बच्चों को पता नहीं है राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए, एक तो अपना राज्य है, आप जहाँ रह रहे हैं राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में आपको पता है राजस्थान में अपनी खुद की सरकार है। खुद की सरकार से तात्पर्य है कि यहाँ पे हमारा जो राज्य का प्रधान है व्यक्ति, राज्यपाल प्रथम जिसको अपन कहते हैं राज्य का, वो राज्यपाल यहाँ पर हैं। फिर हमारे यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे पूरे एक मंत्रिमंडल है उनका। तो ये हमारी खुद की सरकार हो जाती है। पर देश में बच्चों कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी खुद की सरकार नहीं है,
वो केंद्र के द्वारा शासित होते हैं, केंद्र ने जिसको नियुक्त कर रखा है वो वहाँ पर शासन करते हैं। इसमें बच्चों केंद्र शासित में बताऊंगी मैं दो, दिल्ली और पांडिचेरी, जहाँ पे इनकी अपनी खुद की सरकार है, मतलब इनका खुद का मुख्यमंत्री वहाँ पर है। यहाँ पर तो पहले अपन देखते हैं राज्यों के नाम कौन कौन से हैं। 28 राज्य। कई बच्चों को उनकी राजधानियाँ भी पता है कौन कौन सी हैं वो राजधानियाँ। पहले अपन शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की हो गई ईटानगर। फिर हम आते हैं असम में। असम मतलब ईटानगर क्या है, राजधानी। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। फिर हम उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या है राजधानी, लखनऊ। फिर हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के बाद जो है अगला, यहाँ पर कोई एक राज्य हम ले सकते हैं इसमें। तो उत्तर प्रदेश से हम लगा हुआ अगर हम कहते हैं कि भाई उत्तराखंड है, जो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर जो अन्य राज्य है, पंजाब है, हरियाणा है। तो पंजाब हरियाणा बच्चा इन दोनों की कॉमन राजधानी है, कौन सी है, चंडीगढ़, ये इनकी राजधानी आ जाती है। ठीक है, फिर एक राज्य है अपना उड़ीसा। उड़ीसा जिसको कहते हैं उड़ीसा, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की, अब आपको पता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ही बना तेलंगाना। एक तो इनकी कॉमन राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की अगर अपन देखते हैं तो अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, जबकि हैदराबाद कॉमन उसमें आ जाती है। फिर हम आ जाते हैं आगे कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु भी अपन कहते हैं उसकी राजधानी कर्नाटक की। केरल, कर्नाटक से नीचे अगर अपन आते हैं तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, एक बार मैं समझा रही, फिर अपन इसको रिपीट भी करेंगे। इसके अलावा आ जाते हैं आगे, तो अन्य जो राज्य हैं उसमें अभी मैंने आपको बता ही दिया, हरियाणा और पंजाब इन दोनों की चंडीगढ़ है। मध्य प्रदेश में अगर अपन आ जाते हैं तो मध्य प्रदेश की भोपाल है ना। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। इसके अलावा हम और नीचे आ जाते हैं तमिलनाडु में, तो वहाँ पर चेन्नई। गोवा की पणजी। मध्य प्रदेश की भोपाल। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से ही बना है उसकी रायपुर। बिहार, बिहार की पटना। बिहार से बना है झारखंड, झारखंड की रांची। ठीक है, ये सारे एक से मतलब ये आपको बताऊंगी कैसे पहले कुछ राज्य जो थे उनसे कुछ राज्य जो और बने हैं, कहीं भाषाई आधार पर, कहीं किसी अलग तरह से। फिर हम आ जाते हैं अपने राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी सबको पता है, हम राजधानी में रह रहे हैं जयपुर में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अपने पूर्वी राज्यों की तरफ। पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश, उसके लिए मैंने आपको बताया ईटानगर। फिर नागालैंड, नागालैंड जो उससे लगा हुआ है वहाँ पर नीचे उसकी कोहिमा। फिर नागालैंड के बाद में, कोहिमा के बाद में फिर हम और नीचे आते हैं मणिपुर। मणिपुर की जो है इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग, असम की अभी हमने बात की दिसपुर। ये सारे जो है ये यहाँ पर राज्य। सिक्किम, सिक्किम की गंगटोक। नागालैंड की कोहिमा बताई थी मैंने। एक बच्चा अपना हिमाचल प्रदेश, उसकी शिमला। इस तरह से यहाँ पर जो है पूरे अपने 28 राज्य हैं जिनकी अपनी खुद की स्वतंत्र सरकार है। अब इसमें बच्चों राज्यों में हमने जो देखे, इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जो इनकी अपनी सरकार नहीं है। दिल्ली इसको छोड़ दें अगर हम पांडिचेरी, तो यहाँ पे केंद्र के द्वारा चूंकि शासन हो रहा है इसलिए इनको नाम दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश? पहला जाता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जिसमें श्रीनगर, जम्मू आपको पता है राजधानी। लद्दाख जो नया बना है, लेह, लेह राजधानी है इसकी। अंडमान और निकोबार, ये आपको भी मैंने जगह बताई थी यहाँ पर, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़, ये दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। फिर हम बात करते हैं लक्षद्वीप, इसकी कवरत्ती।
पौंडीचेरी या पुडुचेरी जिसको कहते हैं, इसकी राजधानी पुडुचेरी। यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताऊंगी। 26 जनवरी 2020 को ये दमन द्वीप जो है, जिसकी राजधानी दमन है, और दादरा नगर हवेली, इन दोनों को, जिसकी सिलवासा है राजधानी, दादरा नगर हवेली, इन दोनों का जो एक हो गया, तो ये इस तरह से हो गए हैं दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप। इस तरह से मिला करके ये यहाँ पर अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो अपने देश में ये तो हो गए 28 राज्य और 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश उन्हें कहते हैं जिनका शासन केंद्र की तरफ से होता है, वहाँ से जिनको नियुक्त किया जाता है वो यहाँ पर शासन करते हैं, इनकी खुद की सरकार नहीं होती। जबकि राज्यों की क्या होती है बच्चों, अपनी खुद की सरकार होती है, खुद के जो है राज्यपाल, खुद के मुख्यमंत्री यहाँ पर इस तरह से होते हैं। तो ये आज हमने थोड़ी सी एक सामान्य जानकारी ली। इस बीच आपको मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि ये जानकारी तो ऐसी है जो आपको याद रखनी ही है, देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये भी अपन कह सकते हैं बच्चों पूरी तरह से जानकारी नहीं, क्योंकि अगर अपन और राजनीतिक स्थिति देखेंगे तो हमारे देश की राजनीतिक स्थिति क्या है, ठीक है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो है अपनी एक पहचान है, लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारी कोई ऐसी राष्ट्रभाषा ऐसी नहीं है जिसको अपन कह सकते हैं कि भाई भारत की पहचान उससे है। जब राज्य को धर्म से अलग रखा जाता है, दुनिया के अन्य देशों की जो है पहचान किसी न किसी धर्म से है, कोई ईसाई देश है, कोई इस्लामिक देश है, कोई बौद्ध धर्म का देश है, ठीक है, पर हमारे देश की पहचान किसी धर्म से नहीं है। हमारे यहाँ सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। पर मुख्यतः अगर अपन देखे जाए कि वे सबसे बोलने वाले कौन है, उसके आधार पे जो है उनको जो अनुसूची में रखा गया है उसके आधार पे इनको जो है परसेंटेज दी गई, कौन सी भाषा को सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। और राज्यों की भी अपनी अपनी जो है आधिकारिक भाषाएं होती हैं जहाँ पे वो कार्य करते हैं। तो ये एक सामान्य हमने बात की कि हमारे यहाँ अगर हम कहें राजधानी, सबसे बड़ी बात, देश की राजधानी क्या है सबको पता है, दिल्ली है अपनी राजधानी, नई दिल्ली जो है यहाँ पर, ठीक है। संसदीय व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, हर राज्य की अपनी एक राजधानी है, या जो अलग तरह से स्थिति है, कई दो राज्यों के बीच में भी एक राजधानी है, तो वो सारी स्थिति हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। हमारे यहाँ कार्यपालिका, देश का जो प्रधान पद है वो राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति हमारे संवैधानिक प्रधान है, पर हमारे यहाँ जो कार्यपालिका की शक्ति, कार्य करने की शक्ति वो प्रधानमंत्री के हाथ में है, ठीक है। और सबको पता है शुरुआत से अगर अपन देखते हैं तो 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिश उपनिवेशवाद से। फिर 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान बना था, उस संविधान का हम पालन कर रहे हैं। हम तभी कहते हैं संवैधानिक जो है हम उसका अंतर्गत हम उसको पालन करते हैं। संविधान से हमको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, हमारे देश के प्रति बहुत सारे कर्तव्य हैं। कुछ हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जैसे 26 जनवरी, देश का गणतंत्र जो है हमारा बना था, 15 अगस्त जिस दिन हम स्वतंत्र हुए थे, और 2 अक्टूबर तो आप सब जानते ही हैं, महात्मा गांधी जिनको हमने राष्ट्रपिता कहा है, जो हमारे देश के प्रधान राष्ट्रपिता, उनके जो जन्म तिथि 2 अक्टूबर, उसको भी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ये आज बच्चों में थोड़ी सी भारत की जानकारी ली। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ये आपको केवल एक बार वीडियो सुन करके, और जानकारी आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर लें, और फिर आपकी प्रॉपर जो होगी शुरुआत, आपकी बुक्स आ जाएंगी। आप जल्दी से जल्दी इसको लाने का प्रयास रखें, ताकि जब मैं आपको चैप्टर अब समझाना शुरू करूँगी, ये भी आपके चैप्टर्स में से ही है, आपके सिलेबस का ही है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, अपने देश के बारे में जानकारी है, जो राजनीतिक रूप से भी है, भौगोलिक रूप से भी है, भारत की स्थिति, विस्तार, ये सब इसमें आता है। तो ये हमने एक जानकारी ली, तो इसको ध्यान से सुनना बच्चों, और इसको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं नोट कर लेना अपनी कॉपी में, अच्छे शब्दों में, सुंदर शब्दों में, बढ़िया कॉपी बनाइए, रफ कॉपी ना हो, मैं फिर दोहरा रही हूँ, फेयर कॉपी हो, और उसमें अच्छे तरीके से आपको काम करना शुरू करना है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।